अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वर्सेस साइकिक। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आया ओसीडी क्या है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं और वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो इस डिसऑर्डर को ट्रिगर करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को भी देखेंगे कि किन मेथड्स के थ्रू इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। So, whether you are here to learn more about OCD or to support someone struggling with it, we hope that this presentation or video will be helpful for you. Let's get started. अच्छा, अब OCD में बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक पेशेंट किसी भी स्पेसिफिक चीज़ या फिर काम को रेपिटेटिव मोड पे करता रहता है, या फिर यूँ कह लें कि जो एक परफेक्शन है उसका ख्याल उसे बार बार सताएगा। यानी जो चीज़ जैसे है उससे अगर एज़ इट इज़ वैसे ना रखा जाए या वैसे ना दिखाई दे, या फिर उसमें ज़रा सा भी फॉल्ट नज़र आए, तो उस चीज़ को तब तक सेट करता रहेगा जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। ओसीडी में दो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्सेशन एंड द सेकंड वन इज़ कंपल्जन। अब देख लेते हैं इनको डिटेल में। ओसीडी में सबसे पहले ऑब्सेशन होते हैं। ऑब्सेशन ऐसी थॉट्स, आइडियाज़ या इमेजेस को कहते हैं जो हमारे जहन में चलते रहते हैं। यानी ऑब्सेसिव थॉट्स का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ख़ुद का कंट्रोल ना रहना। सोचना, इसमें इंसान सोचना नहीं भी चाहता लेकिन फिर भी वो ख़याल माइंड में चलता रहता है। इंट्रूसिव थॉट्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, लाइक जर्म्स, रिलीजन या फिर हेल्थ रिलेटेड। अब इसमें पेशेंट ये सोचेगा कि अगर वो किसी चीज़ को टच करता है तो बीमार हो जाएगा, किसी से हैंड शेक करता है तो कुछ हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि जितने भी थॉट्स हैं सब के सब गलत हैं, उसके बावजूद भी पेशेंट इन थॉट्स का मुकाबला नहीं कर पाता। इस डिसऑर्डर में अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है कंपल्जन। यानी पेशेंट को सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेशन हुआ। अब वो ऑब्सेशन या ख्याल किसी भी स्पेसिफिक चीज़ या काम से रिलेटेड हो सकता है। कंपल्सिव बिहेवियर में वो चीज़ या वो काम हर सूरत करना ही करना पड़ता है। यानी घर से बाहर जाने पर डोर का लॉक बार बार चेक करना, हैंड वॉश करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, चीज़ों को बार बार अरेंज करना। जब तक वो काम कर ना लें तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। उसके बावजूद भी ये चीज़ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। अगर इसमें पेशेंट खुद को रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश करे तो दूसरी साइड से जो एंजाइटी का लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सम टाइम एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं वो ऐसा करते किस लिए हैं। इसलिए करते हैं कि जो रेपिटेटिव थॉट्स हैं या फिर थॉट्स का जो एक फ़्लो है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के, वो बार बार ना आए, ख़त्म हो सकें, या फिर उन्हें स्टॉप करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी थॉट्स से दूर नहीं भाग सकते, बार बार वही ख़यालात उनके माइंड में चलते हैं और फिर एंड होता क्या है कि इंडिविजुअल को वो काम करना पड़ता है। जो वहम और वसवसे हैं वो आम इंसान को भी आ सकते हैं और आते भी हैं, लेकिन अगर ये चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंड नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओसीडी। इस डिसऑर्डर की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद एक का जिक्र करेंगे। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है कंटेमिनेशन। इसमें पेशेंट को फियर रहता है जर्म से। यानी जब एक पर्सन किसी से हैंड शेक कर रहा होता है, ज़्यादा चांस तो ये है कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करेगा या कहीं भी कुछ टच करने से डरेगा। अगर वो किसी चीज़ को टच कर लेता है या किसी से हैंड शेक कर लेता है तो उसकी यही कोशिश होगी कि वो फ़ौरी अपने हैंड वॉश करे। चेकिंग ओसीडी का मतलब जब हम किसी भी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते, यानी डोर का लॉक लगाया या नहीं लगाया, बहुत सी थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा स्विचेस या अप्लाइंसेस जैसी चीज़ों को कंटिन्यूसली चेक करते रहना भी इस डिसऑर्डर में शामिल है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी डिस्कस करूँगी चेकिंग ओसीडी से रिलेटेड। इसमें मेरा सेल फ़ोन गुम हुआ था। उसमें अब वो उस ट्रेजेडी के बाद जो मेरा बिहेवियर बना था, मतलब मैंने कहीं भी जाना अपना सेल फ़ोन कई मर्तबा मैं चेक करती थी और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन बन गई थी, क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग था और दूसरा बार 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 एक मेरे माइंड में थॉट आती थी और अगर मैं नहीं चेक करती थी तो मुझे एंजाइटी होती थी। देन अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए मैंने कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया था जो कि मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई थी। बताने का मकसद ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करता है। बात करें काउंटिंग ओसीडी की तो इसमें जो पेशेंट होगा वो नंबरों और चीज़ों को काउंट करता रहेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट किसी पब्लिक प्लेस पर चला जाए तो वहाँ जितने लोग होंगे उनको काउंट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो काउंटिंग का एक अमल है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अगर सिमेट्री की बात करें तो इसमें पेशेंट को हर एक चीज़ ऑर्डर और ख़ास तरतीब में चाहिए होती है। रिलीजियस ओसीडी की बात करें तो इसमें पेशेंट को अपने मज़हब के बारे में या फिर पाक हस्तियों के बारे में बुरे बुरे ख़यालात या वसवसे आते हैं। इवन कि नमाज में सजदे के दौरान जहन में आ जाना किसी और को सजदा किया जा रहा है, यानी इस तरह की बहुत सी सोचों में एक पेशेंट मुब्तला हो जाता है। इस डिसऑर्डर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक मज़हब के लोगों को मुतासिर नहीं करती, बल्कि बहुत से दूसरे गैर मज़ाहिब लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। हार्म ओसीडी की बात करें तो इसमें ख़ुद को या दूसरों को हार्म करने के ख़यालात सताते हैं। ये ख़यालात ज़्यादातर हमारे करीबी या लव वंस के बारे में होते हैं और इन थॉट्स की वजह से एक पेशेंट एंजाइटी फील करता है, यानी अपने प्यारों को वो किस तरह तकलीफ़ पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। सेंसरी मोटर ओसीडी में इनवॉलंटरी तौर पर रिपीट किए जाने वाले एक्शंस शामिल हैं। इसमें जो पेशेंट है उसका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता, लाइक चीज़ों को रिकॉर्ड करना, छूना, हाइपर अवेयरनेस अपनी बॉडी के बारे में, यानी अपनी ब्रीथिंग को चेक करना, सांस सही से आ रहा है या नहीं, और इसके अलावा हार्ट बीट को चेक करना। रिलेशनशिप ओसीडी की बात करें तो इसमें बार बार अपने दोस्त या फिर लव वन का मोबाइल चेक करना शामिल हो सकता है। एंड नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट हेल्थ रिलेटेड ओसीडी। ये हेल्थ और नीटनेस से रिलेटेड है, जो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सफाई या बाज़ जगहों या चीज़ों से अवॉइडिंग का सबब बनती है। इसके अलावा इसमें पेशेंट का कंटिन्यूसली हैंड वॉश करना, घंटों के हिसाब से शावर लेना या फिर किसी बीमारी के लगने के खौफ से पब्लिक प्लेस को अवॉइड कर देना शामिल है। मोरल ओसीडी में जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस करता है अनवांटेड एंड परसिस्टेंट थॉट्स, डाउट्स एंड फियर, जो कि उसकी एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा शख्स जो गुनाहों के इर्तिकाब या फिर रिलीजियस लॉज को ब्रेक करने के खौफ में मुब्तला रहता है। अब देख लेते हैं ओसीडी की काजेज़ कौन कौन से हैं। कुछ लोगों में ये डिसऑर्डर जेनेटिक्स की वजह से होता है, लाइक उनकी फैमिली में अगर ये डिसऑर्डर पहले से रन कर रहा है तो जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो ये डिसऑर्डर लर्निंग के थ्रू भी होता है। अगर एक पर्सन की फैमिली में स्टार्ट से ही सफाई सुथराई के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ आगे जाके डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसमेंट को देखें तो इसमें एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वैसे तो डिप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस डिसऑर्डर की जो मेन वजह है वो सेरोटोनिन की कमी है। चलते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो इसमें पेशेंट की कॉग्निशन पर वर्क किया जाता है ताकि उनकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया जा सके या फिर डाइवर्ट किया जा सके। इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं उसमें सबसे पहले सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाते हैं, देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके अलावा कुछ ग्रुप थेरेपीज़ हैं और फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होता है, अगर ओसीडी के पेशेंट की जो फैमिली है वो सपोर्टिव हो तो इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में बहुत जल्द फ़र्क नुमाया नज़र आता है, और अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो मर्ज़ के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूरो सर्जरी में कुछ डीप ब्रेन न्यूरोलॉजिकल अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, और ये अप्रोचेस उस सिचुएशन में यूज़ होती हैं जब मेडिकेशन और थेरेपीज़ इस तरह के डिसऑर्डर में बेनिफिशियल साबित ना हो। And there are several types of self-help strategies for OCD including mindfulness and meditation. Mindfulness की टेक्निक्स पर अमल करना जैसे कि deep breath exercise and meditation. Meditation can help you learn to manage your thoughts and emotion more effectively. इस तरह से इन टेक्निक्स का यूज़ एंजाइटी को कम कर सकता है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेशेंट जिसे कंटेमिनेशन के बारे में बहुत से ख्यालात आते हैं, बार बार हाथ धोता है, नहाता है, देन इस थेरेपी में क्या होता है कि उस पेशेंट का डर्ट के साथ एक्सपोजर करवाया जाता है, फिर उसे कुछ टाइम के लिए रोका जाता है हैंड वॉश करने से। इस तरह की थेरेपीज़ पेशेंट की थॉट्स को कंट्रोल करने में बेनिफिशियल साबित होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में कैफ़ीन की क्वांटिटी को रिड्यूस करना, स्लीप को इम्प्रूव करना, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट वगैरह शामिल है। At the end, we aim to raise awareness about OCD, reduce stigma surrounding the condition, and provide valuable information to those affected by OCD. आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।